हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे थे, तो आज का जो वीडियो है इस पे हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 9 हमारा है, किरण प्रकाश एवं प्रकाशी केंद्र। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, मतलब जितने न्यूमेरिकल्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले सालों में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज जान लो, जितने क्वेश्चन होने वाले सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले। किसी भी क्वेश्चन को यार हल्के में न लेना कि ये पेपर में आएंगे नहीं, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हल करना, जिससे आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी और आप एग्जाम में मस्त तरीके से किरण प्रकाश के एवं प्रकाशी केंद्र चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करके आओगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, देख सकते हो मस्त मस्त न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चंस होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज जान लो, न्यूमेरिकल्स वाली क्लास है तो सब लोग यार कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि जब साथ में आप लगाते हुए चलोगे तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। और इससे पहले एक चीज जान लो, हमने इससे पहले किरण प्रकाश एवं प्रकाशी केंद्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, परिभाषाएं, उसके डेरिवेशन जितने थे सबको हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे कर लिया है। ठीक है, जिसने नहीं देखा उन वीडियो को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट वाली, वहां से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल शुरू करते हैं हम लोग। देखो चैप्टर 9 आपका जो है किरण प्रकाश एवं प्रकाशी केंद्र के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, मस्त तरीके से देखना। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, कांच दिया गया ANG बराबर 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल ANW बराबर 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, जब भी कोई भी क्वेश्चन हल करो सबसे पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो, क्या दिया है क्या निकालना है ये लिखो, इसके बाद फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ठीक है, सिंपल हमें दिया गया है कांच के लिए ANG बराबर 3/2। ANG यहाँ पे क्या चीज है, देखो N दिख रहा है, N का मतलब है अपवर्तनांक, N का मतलब अपवर्तनांक, A का मतलब है स्मॉल a लिखा है, स्मॉल a का मतलब हो जाएगा एयर का मतलब वायु। ठीक है, G का मतलब ग्लास का मतलब कांच, मतलब ये आपको दिया गया है आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण आपको 60 डिग्री दिया गया है। फिर कह रहा है यदि प्रिज्म को जल का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया ANW, A फॉर एयर, W फॉर वाटर, मतलब आपका जो जल का अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष आपको दिया गया 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण अब कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी कॉपी पे सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जो क्वेश्चन में दिया हो वो आपको लिख लेना है, जो निकालना हो वो लिख लेना, फिर आपका क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, सिंपल सबसे पहले हमें दिया गया ANG। ठीक है, ANG आपको दिया गया कितना, 3/2। ANG का मतलब समझ रहे हो ना, G का मतलब ग्लास अर्थात कांच, मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया गया वायु के सापेक्ष कितना, 3/2। फिर इसके बाद आपको दिया गया है प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। विचलन कोण को डेल m से लिखते हैं, डेल m कितना दिया गया 60 डिग्री। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण डेल m या डेल्टा m बोल सकते हो, 60 डिग्री। आप कह रहा है यदि प्रिज्म को जल ANW बराबर 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। अब जो अगला विचलन कोण हो जाएगा उसे डेल m डैश मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले आपसे कहा गया कांच का एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक ANG 3/2 है। ठीक है, कहा गया ना कि पतले प्रिज्म, मतलब इतने अपवर्तनांक का एक पतला प्रिज्म है, द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री दिया गया। फिर कहा गया यदि प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए, मतलब ये जो आपका प्रिज्म है इसे आप कहाँ डुबो दो, जल में डुबो दो, मान लो इसमें पानी रखा है, इसमें अगर डुबो देते हो तब आपका विचलन कोण कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब आपको क्या करना है, कांच को पानी में डुबोना है, जल में डुबोना है। ठीक है, कांच को जल में डुबोना तब आपको बताना है विचलन कोण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कांच को जल में डुबोने पर विचलन कोण बताना है। ठीक है, तो सिंपल बताते हैं हम लोग, देखो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। सिंपल आपको कांच को क्या करना है, जो कांच का प्रिज्म है उसे आपको जल में डुबोना है और उसके लिए विचलन कोण निकालना है। तो देखो डेल डैश m हमने उसे मान लिया है, हमें दिया क्या क्या गया ये सबसे पहले देखो, क्या दिया है क्या निकालना, यही चीज आपको सबसे पहले लिखना होता है। हमें दिया गया है सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक। ठीक है,
फिर जल का अपवर्तनांक भी दिया गया है। इस कांच वाले के लिए डेल एम की वैल्यू दी गई है ना। तो आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, ये जो आपका पहले कांच का अपवर्तनांक और ये जो डेल एम का मान दिया गया, इससे आप चाहो तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ए क्या होता है, प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण निकाल के हम इस वाले फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, डेल एम बराबर, सूत्र आपको याद होना चाहिए, डेल एम बराबर n-1 इंटू ए होता है। ठीक है, पतले प्रिज्म की बात थी इसलिए पतले प्रिज्म के लिए कोड लगा डेल एम बराबर n-1 इंटू ए। ठीक है, हमने ये डेरिवेशन आपको कराया था तभी कहा था फॉर्मूला तैयार कर लेना। ठीक है, तो सिंपल डेल एम की वैल्यू है 60 डिग्री, 60 डिग्री रख दो, बराबर n-1 इंटू ए। n-1 कौन सा n लग जाएगा, ang -1 इंटू ए। ठीक है, ang कितना है, 3/2 -1 इंटू ए। इसे सिंपल हल कर लो, ए का मान आ जाएगा। तो यहां से 60 डिग्री बराबर, यहां से इसे हल करोगे, एलसीएम 2 आ गया, 3 - 2 ए। ठीक है, एलसीएम लेना है, 1/1 कर लो, एलसीएम आ जाएगा। यहां से 60 डिग्री बराबर 1/2, 3 से 2 घटा 1 आया, 1/2 इंटू ए। ठीक है, अब आगे हल करने के लिए 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो ए का मान आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहां से हमारे पास प्रिज्म कोण कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म कोण कितना आ गया, 120 डिग्री। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, जब प्रिज्म को जल में डुबोने पे, प्रिज्म को जल में डुबोने पे, प्रिज्म को जल में डुबोने पे, जल में डुबोने पर विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल एम डैश बराबर, सूत्र तो सेम लगेगा n-1 इंटू ए, लेकिन इसमें मेन बात यह आएगी कि अपवर्तनांक n कौन सा लगाए। ठीक है, इसमें मेन बात आएगी कि जो अपवर्तनांक n लिख रहे हो n-1 इंटू ए, इसमें अपवर्तनांक n कौन सा लगाए। क्या कर रहे हो आप, प्रिज्म जो कांच का है उसे जल में डुबो रहे हो, मतलब आप जो कांच का प्रिज्म है उसे जल में डुबो रहे हो, तो इसलिए जो अपवर्तनांक लगेगा वो लगेगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब WNG। ठीक है, क्या लगेगा, WNG। ठीक है, यही चीज मेन समझना है, कांच को आप जल में डुबो रहे हो तो इसलिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लगेगा WNG। और WNG निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहां से डेल एम डैश बराबर, WNG निकालना है तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ANG बटा ANW -1 इंटू ए। ठीक है, इस टाइप से आपका आ जाएगा, मतलब WNG का मतलब, W का मतलब वाटर, पानी, ग्लास, कांच। ठीक है, मतलब आपका ये किसका अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। जो ऊपर लिखा होता है उसी के सापेक्ष और जो नीचे होता है उसी का अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब जी नीचे है यहाँ पे तो इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, W के सापेक्ष, मतलब जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। ठीक है, और यहाँ ANG लिखा जैसे, तो इसको पढ़ना कैसे है, ये आपका ए का मतलब वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, G मतलब कांच का, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का, वैसे इसमें जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का। तो WNG हमें क्यों लिखा हमने WNG, क्योंकि W का मतलब था पानी और G का मतलब था ग्लास, मतलब हमने ग्लास को W में डुबोया अर्थात वाटर में डुबोया, इसलिए WNG लगा और WNG की जगह ANG बटा ANW। ठीक है, जैसे आपका ये होता है ना, जैसे आपका लिखा है मान लो 1N2 लिखा है, उसे N2 बटा N1 करते हैं, ऐसे N2 बटा N1, वैसे ही यहाँ पे जो नीचे होता है उसको ऊपर, ये वाला नीचे, तो इसलिए यहाँ पे ANG बटा ANW। ठीक है, अब आपको आगे सॉल्व करना, आपके पास आपका आंसर आ गया। तो सिंपल ये डेल एम डैश हमें निकालना है, ANG बटा ANW सारी वैल्यू रखो, 3/2 4/3, यहाँ पे 3/2 4/3 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, 120। ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 120, हल कर लो, आपके पास आपका आंसर। डेल एम डैश बराबर, इसको हल करोगे तो आपका ये जो 3/2 और बटे 4/3 है, ये 3/2 आया है, 4/3 ऊपर जाएगा, 3/4 -1 इंटू 120। इसे कुछ नहीं करना, हल करना है यार। ठीक है, यहाँ से 3 त्रिकोण 9/8 -1 इंटू 120। सिंपल डेल एम डैश बराबर, यहाँ से एलसीएम ले लेना, तो 9 - 8/8 इंटू 120। यहाँ से डेल एम डैश बराबर 9 से 8 गया, 1/8 इंटू 120, 8 का भाग दे दो। ठीक है, 8 × 8 बचा 4, 8 × 5 = 15, 120। ठीक है, तो डेल एम का मान कितना आया, 15 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण हमारे पास 15 डिग्री आ चुका है, डेल डैश एम है आंसर। ठीक है, सिंपल इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन बस आपको मेन समझना है क्वेश्चन हल कैसे होते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा गया पिछले वर्ष में। ठीक है, पिछले ही वर्ष में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट था। कहा गया कांच के लिए अपवर्तनांक दिया गया था,
कहा गया पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश विकिरण, पतले प्रिज्म की बात हो गई, तुरंत सूत्र आ जाना चाहिए आपको यार, डेल एम बराबर n-1 × a, ठीक है। और ऐसे प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, n बराबर होता है सूत्र साइन a प्लस डेल एम बाई 2। फॉर्मूले सारे यार तैयार करोगे तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे, a प्लस डेल एम बाई 2 बटे में साइन a बाई 2, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक होता है, जब प्रिज्म पतला होता है तब सूत्र होता है डेल एम बराबर n-1 × a, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को बताना जरूर कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन कॉपी पे आपने खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया कि नहीं, ठीक है। देखो आपको खुद से प्रयास जरूर करना है, देखो हम तो यहाँ लगवा ही रहे, लेकिन अपनी कॉपी पे खुद से लगाने का प्रयास करोगे ना तो आपको ही आएगा, ठीक है। इसलिए पहले खुद से लगाने का भी प्रयास किया करो, देखा करो क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमने यही तो किया था, जो दिया था वो लिखा, जो निकालना था वो लिखा। अब इसके बाद हमने देखा सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू दी है तो हम इससे ए निकाल लेते हैं, हमारा दिमाग काम किया, इससे ए निकाल दिया। फिर हमने प्रिज्म को जल में डुबोया, इसलिए यहाँ से WNG लगा, फिर ए की वैल्यू रखी, डेल एम डैश हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से सॉल्व है। पहला क्वेश्चन था, अच्छा था, समझ में आया कि नहीं। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो आप भैया बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच जिसका अपवर्तनांक Ng बराबर 3/2 के द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। अब कहा गया लेंस के किसी एक भाग को जल NW बराबर 4/3 में डुबोने पे उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। NW बराबर 4/3 में डुबोने पे उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से इसे भी हम लोग हल करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, नोट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर देखोगे आपको क्या क्या दिया गया है, सिंपल क्या है हमारे पास, एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच Ng बराबर 3/2 का द्विउत्तल लेंस है, ठीक है। हमारे पास क्या है, द्विउत्तल लेंस है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास है द्विउत्तल लेंस, इस टाइप से, ठीक है। द्विउत्तल लेंस है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। अब कहा गया द्विउत्तल लेंस AB है, इसका नाम क्या है, AB नाम है इसका। अब द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है, मतलब तल के अनुदिश आपको क्या करना है, इसे 2 बराबर भागों में इसे काटना है, ठीक है। इस टाइप से तल के अनुदिश इसे 2 बराबर भागों में आपको काटना है, ठीक है। 2 बराबर भागों में आपको इस टाइप से काट देना है, ठीक है। AB था हमारे पास। अब कहा गया 2 बराबर भागों में काटा जाता है। अब लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है आपको, ठीक है। वक्रता त्रिज्या दी गई, आपको पता है लेंस में दोनों तरफ आपका फोकस होता है, ठीक है। दोनों तरफ फोकस होता है और दोनों तरफ केंद्र भी होता है, ठीक है। दोनों तरफ केंद्र भी होता है, तो आपको दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्या दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों तरफ की आपको वक्रता त्रिज्या यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी गई, क्योंकि कहा गया एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच के द्विउत्तल लेंस, मतलब द्विउत्तल लेंस के 10 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है, मतलब दोनों ओर की आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब कहा गया तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो तल के अनुदिश हमने 2 बराबर भागों में काट दिया। अब कहा गया लेंस के किसी एक भाग को जल NW बराबर 4/3 में डुबो दिया जाता है। लेंस के किसी एक भाग को, इन दोनों में से किसी एक भाग को जल में डुबो दिया जाता है। अब कहा गया उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। तो सिंपल हमें दिया गया है, सबसे पहले दोनों ओर की वक्रता त्रिज्या दी गई है R1 और R2, ठीक है। 10-10 सेंटीमीटर है दोनों, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देना, लेंस के एक चीज ध्यान दो, लेंस के इधर की जो दूरियां होती है वो माइनस में होती है और इधर की दूरियां प्लस में होती है, ठीक है। ये चीज आपको पता है ना, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार इधर की दूरियां माइनस, इधर की दूरियां प्लस, उधर वाली एक प्लस में होगी एक माइनस में, तो मान लो इसे प्लस में अगर रखते हो तो इस वाली फोकस दूरी को आपको माइनस, वक्रता त्रिज्या को आपको माइनस में रखना होगा। क्यों रखा है ऐसा, क्योंकि लेंस के इधर की दूरियां प्लस की होती है, इधर की दूरियां माइनस की, इसलिए यहाँ से R1 प्लस 10 सेंटीमीटर, R2 माइनस 10 सेंटीमीटर। अब आपको द्विउत्तल लेंस में कांच का दिया गया अपवर्तनांक Ng बराबर 3/2। फिर कहा गया कि द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा गया। लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबो दिया गया, ठीक है। जल में एक भाग को डुबोया गया जिससे NW कितना आया, 4/3। अब कहा गया उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए, उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो सिंपल R1 R2 की वैल्यू दी गई है,
एन जी एन डब्ल्यू की वैल्यू दी गई, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सिंपल सूत्र कौन सा लगेगा आपका, लेंस वाला सूत्र, ठीक है, लेंस का सूत्र, ठीक है, लेंस का सूत्र जो था लेंस मेकर सूत्र, वही लेंस का सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला सूत्र लगाओ, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सिंपल फोकस दूरी निकल आएगी। अब बस इसमें ये याद रखना, इसमें ये चीज आपको देखना है कि आपका पहले था क्या, वक्रत्रिज्या वाले कांच का लेंस था, द्वितल लेंस, उसके एक भाग को डुबोया गया, ठीक है, लेंस को पूरा नहीं डुबोना, एक ही भाग को डुबोया गया है, इसलिए अपवर्तनांक आपको एनजी वाला ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे अपवर्तनांक क्या रखना है, एनजी वाला ही रखना है, NG-1, ठीक है, और आपकी फोकस दूरी निकालनी है। तो 1/f बराबर एनजी, एनजी क्या है आपका, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया, 3/2, 3/2 माइनस 1 और 1/r1, r1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, माइनस r2 की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर, इसे हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/f बराबर यहाँ से 3/2 माइनस 1 है तो आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 माइनस 2/2, यहाँ से आपका अगर हल करो तो 1/10 माइनस माइनस मिलके प्लस 1/10, ठीक है, हल किया जाएगा तो 1/f बराबर 3 माइनस 2 मिलके 1/2 इंटू 1/10 और 2/10 हो गया मिलके, ठीक है, 1/10 प्लस 1/10 2/10, हल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 1/f बराबर 10, अगर उल्टा कर दो तो यहाँ से f की वैल्यू 1/10, ठीक है, 1/f बराबर 1/10, इसे उल्टा कर दिया जाए तो f बराबर 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आ जाएगी, ठीक है, और यही हमारे पास हमारा सिंपल सा आंसर भी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लेंस मेकर सूत्र वाला, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, आपको सिंपल फॉर्मूले पे सारी वैल्यू रखो, फोकस दूरी निकालनी थी। R1 R2 पे ये ध्यान देना था, एक 10 सेंटीमीटर वक्रत्रिज्या वाले कांच का द्वितल लेंस था, मतलब द्वितल लेंस की वक्रत्रिज्या दे दी गई, मतलब दोनों की वक्रत्रिज्या दी गई है R1 और R2, ठीक है। फिर कांच का अपवर्तनांक दिया गया था, जब जल में उसके एक भाग को डुबोया जाता, पूरे लेंस को नहीं डुबोना, केवल एक भाग को डुबोना है, तब ये आता है, ठीक है। अब कह रहा है डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी f ज्ञात करो, तो सिंपल आपको सूत्र लगाना है, आपके पास आपकी फोकस दूरी आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व है, ठीक है। तो अब आप लोग इसे भी नोट कर लो। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो नोट कर लो इसे। ठीक है, तो आप सिंपल से देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आ गया, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पे अपवर्तन कोण 30 डिग्री, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से आपको इसे सॉल्व करना है। प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण सबसे पहले दिया गया है, फिर प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पे अपवर्तन कोण दिया गया है, पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है, सिंपल है एकदम क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण, जिसे हम लोग डेलम बोलते हैं, डेलम कितना दिया गया 30 डिग्री। इसके बाद कह रहा प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पे अपवर्तन कोण जो दिया गया, अपवर्तन कोण समझते हो, आपतन कोण आई होता है, अपवर्तन कोण आर होता है, तो अपवर्तन कोण दिया गया आर कितना 30 डिग्री। आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन का मान निकालो, ठीक है। आपको विचलन कोण डेलम दिया गया है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री दिया गया है आर, और अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेलम बाई 2 बटे में साइन ए बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल निकाल सकते हो अपवर्तनांक। यहां से अगर बात करें, देखो ये फॉर्मूला आता कैसे, आपको ये पता होना चाहिए, स्नेल का नियम, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। आई की जगह ये वैल्यू होती है ए प्लस डेलम बाई 2, आर की जगह ये वैल्यू होती है ए बाई 2, ठीक है। तो यहां से आर की जगह आप ए बाई 2 रख सकते हो, यहां से लिख देना, चूंकि आर बराबर ए बाई 2 होता है, ठीक है, इसलिए जहां ए बाई 2 वहां आर रख सकते हैं। तो एन बराबर साइन ए प्लस डेलम बाई 2 अपॉन में जो साइन ए बाई 2 लिखा है, इसकी जगह आप ए बाई 2 की जगह आर लिख सकते हो, साइन आर, ठीक है। कैसे लिख दिया, इस सूत्र से, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, आई का मान होता है ए प्लस डेलम बाई 2, आर का मान होता है ए बाई 2, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे अपवर्तन कोण दिया गया, हमें ए बाई 2 की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमने ए बाई 2 की जगह आर रख दिया, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे, और ये वाला आप याद रखना, आर बराबर ए बाई 2, ठीक है। किसी मान लो आर दिया गया, ए पूछ रहा है, तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो आर बराबर ए बाई 2 से, ठीक है। तब यहाँ से एन निकालना है, साइन ए प्लस डेलम बाई 2, सारी वैल्यू रखो, ए प्लस डेलम, ए अभी भी नहीं पता, इसी से निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां से निकाल लो, या एक चीज कर लो, देखो क्या, आर बराबर ए बाई 2 है, इसी से अगर बनाओ तो ए बराबर कितना बन जाएगा 2r,
ध्यान से देखो, पता चल जाएगा आपको कैसे हुआ। देखो r बराबर a बाई 2 है, इस 2 को इधर पे तो गुणे में आ जाएगा, तो a बराबर 2r। ठीक है, तो जहां a लिखा है वहां हम 2r लिख देंगे। तो n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2, a की जगह 2r प्लस डेल m बाई 2। ठीक है, इस टाइप से, और बटे में साइन r। समझ में आया कि नहीं हमने क्या किया? सिंपल a प्लस डेल m बाई 2 था, a की जगह यहां से 2r रख दो, आपके पास सारी वैल्यू है, आप लोग रखो, आपके पास आपका आंसर। 2 इंटू r की वैल्यू 30 डिग्री प्लस डेल m भी आपका 30 डिग्री बटा 2, और यहाँ पे भी साइन r की जगह 30 डिग्री। हल कर लो आप। सिंपल n बराबर साइन, अंदर 3 दूना 60, 30 90 बटा 2 मिलके 45, साइन 45 बटा साइन 30। सिंपल आप लोग देख सकते हो कैसे आया। सिंपल अगर यहाँ पे 2 का 30 पे गुणा, 3 दूनी 60, 60 30 90, 90 बटा 2 मतलब 45, साइन 45। हल कर लो। सिंपल साइन 45, n बराबर साइन 45 बटा साइन 30। साइन 45 का आपको मान पता होना चाहिए, 1 बटा अंडर रूट 2 होता है, 1 बटा अंडर रूट 2 बटे में साइन 30 का मान पता होना चाहिए, 1 बटा 2 होता है। ठीक है, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 का 1 बटा 2, साइन आपका जो 45 होता है 1 बटा रूट 2। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 का रूट 3 बटा 2, साइन 90 का 1। ठीक है, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये 1 बटा 2 ऊपर चला जाए तो n बराबर हो जाएगा 1 बटा रूट 2, और ये आपका 1 बटा 2 ऊपर जाएगा 2 बटा 1 बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब यहां से अगर बात करें 1 बटा रूट 2, और ये जो 2 बटा 1 है, इसमें 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 गुणे रूट 2। ठीक है, मतलब 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 गुणे रूट 2, तो आपका 2 बनेगा। तो यहाँ से 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कैंसिल, n बराबर वैल्यू आ जाएगी रूट 2। ठीक है, ये आपके पास अपवर्तनांक आएगा रूट 2। ठीक है, रूट 2 लिख सकते हो, या रूट 2 की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो 1.414। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू भी याद रखना 1.414। तो ये दोनों आंसर, चाहे n बराबर रूट 2 ले आओ या n बराबर 1.414 ले आओ। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास अपवर्तनांक निकला है। क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें समझना क्या था। जैसे इसमें सब लोग ये कंफ्यूज हो जाते, डेल m दिया, r दिया, इसमें तो डेल m है लेकिन a नहीं दिया हमें क्वेश्चन में, तो ये वाला संबंध याद रखना, r बराबर a बाई 2, a बराबर 2r। ठीक है, यहीं से आप लोग सिंपल क्या निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो, या सिंपल a की जगह 2r रख दो, और जहां r मिले वहां पे a बाई 2, या a बाई 2 की जगह r रखा और a की जगह 2r रखा, आपके पास सारी वैल्यू थी, आपने निकाल लिया मान। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा था लेकिन। तो जल्दी से इसे भी नोट करो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप से यार जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। तो जल्दी से इसे नोट करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सिंपल से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का आ गया, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec a बाई 2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से देख सकते हो। आपको ए प्रिज्म कोण वाले जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया, n का मान cosec a बाई 2 है, न्यूनतम विचलन कोण डेल m पूछा गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से इसे भी सॉल्व करते हैं। ए प्रिज्म कोण, सबसे पहले आपको प्रिज्म कोण दिया गया ए। ठीक है, जो जो वैल्यू दी हो नोट कर लो। प्रिज्म कोण दिया है ए, दिया है हमें। फिर इसके बाद हमें क्या दिया गया, अपवर्तनांक n बराबर अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक n की वैल्यू दी गई है cosec a बाई 2, कितनी दी गई है cosec a बाई 2। इसके बाद न्यूनतम विचलन कोण आपसे पूछ रहा है, डेल m की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण डेल m पूछ रहा है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, देख लो आपका। अगर देखो प्रिज्म पतला होता है, अगर यहाँ पे कहीं भी कह देता प्रिज्म पतला प्रिज्म है, तो हम सूत्र लगा देते डेल m बराबर n-1 इंटू a। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी पतले प्रिज्म का जिक्र नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला न लगा के कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटा साइन a बाई 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर पतले प्रिज्म की बात हो तो आपको डेल m बराबर n-1 इंटू a लगाना है, लेकिन जब पतला प्रिज्म न कहे तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, इससे डेल m निकालते हैं। n की वैल्यू देखो दी है cosec a बाई 2, n की जगह रख दो cosec a बाई 2। ठीक है, n की वैल्यू cosec a बाई 2 बराबर, यहाँ पे ऊपर साइन a की वैल्यू a ही है, a प्लस डेल m बाई 2 और बटे में साइन a बाई 2। ठीक है, इस टाइप से। आप बताओ इसे कैसे हल करें। n की जगह हमने रख दिया cosec a बाई 2। ठीक है, और ऊपर साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटा साइन a बाई 2। ठीक है, ये चीज रख दिया। अब इसे कैसे हल करें। ठीक है भैया, तो सिंपल ये जो साइन a बाई 2 है, ये भाग में इधर गुणे में भेज दो, तो यहां से हो जाएगा साइन a प्लस डेल m बाई 2, ये जो पहले से था यहाँ पे। अब ये जो भाग वाली वैल्यू इसे इधर गुणे में भेज देंगे, तो पहले है cosec a बाई 2, यहाँ पे आपके पास cosec a बाई 2 है ना। अब ये आपका भाग में था, इधर आ जाएगा गुणे में, तो इधर आ जाएगा साइन a बाई 2। ठीक है, इस टाइप से।
सिंपल देख लो, यहाँ पे साइन ए प्लस डेल एम बाई टू पहले से था, कॉसेक ए बाई टू और इसमें ये जो भाग था इसका गुणा हो जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आपको एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर आपका लिखा हुआ है साइन थीटा तो आप उसे लिख सकते हो 1 बटा कॉसेक थीटा, इस टाइप से। ठीक है, अगर आपका साइन थीटा लिखा है तो आप उससे सूत्र लिख सकते हो 1 बटा कॉसेक थीटा, और इसका जस्ट उल्टा भी यही होता है, अगर कॉसेक थीटा लिखा तो आप उसे लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो उसे लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा। ये आपका मैथ वालों को सबको पता होगा, अगर आपने 10th पे ध्यान दिया होगा तो बायो वालों को भी पता होगा। साइन थीटा बराबर सूत्र 1 बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से जो साइन थीटा, थीटा की जगह a बाई टू है तो साइन a बाई टू बराबर कॉस 1 बटा कॉसेक a बाई टू हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा साइन a प्लस डेल एम बाई टू साइन a प्लस डेल एम बाई टू। ठीक है, बराबर में यहाँ कॉसेक a बाई टू को इसी तरह से रहने दो, कॉसेक a बाई टू को इनटू ये जो साइन a बाई टू है, मतलब a बाई टू को थीटा समझो, जो साइन थीटा उसको लिख सकते हो 1 बटा कॉसेक थीटा। तो 1 बटा कॉसेक और थीटा की जगह वास्तव में है क्या a बाई टू, तो सिंपल a बाई टू लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से देखो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा को 1 बटा कॉसेक थीटा, वैसे ही साइन a बाई टू को 1 बटा कॉसेक a बाई टू। अब यहाँ से कॉसेक a बाई टू से कॉसेक a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन a प्लस डेल एम बाई टू, साइन a प्लस डेल एम अपॉन टू इक्वल टू यहाँ पे बचा केवल 1। ठीक है, साइन a प्लस डेल एम बाई टू बराबर 1। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग यहाँ से एक चीज कर सकते हो, क्या आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए साइन में 1 कितने का मान होता है। साइन में 1 कितने का मान होता है, देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1 बटा 2, साइन 60 का साइन 45 का 1 बटा रूट 2, साइन 60 का रूट 3 बटा 2 और साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, देखो इधर साइन a प्लस डेल एम बाई टू है, साइन a प्लस डेल एम बाई टू। ठीक है, बराबर में 1 किसका मान होता है, साइन 90 का, तो हम यहाँ पे कर देंगे साइन 90। ठीक है, क्या कर देंगे, साइन 90। ठीक है, 1 की जगह हमने साइन 90 लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन इधर भी था, अगर इधर भी साइन आ जाए तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप से साइन से साइन कैंसिल, बचा a प्लस डेल एम बाई टू बराबर 90। ठीक है, अब वैल्यू किसकी पूछी गई है, आपसे डेल एम का मान पूछा गया है, तो इस 2 को जो भाग में उधर पे तो गुणे में हो जाएगा, a प्लस डेल एम बराबर 90 गुणा 2 बराबर 180। ठीक है, ये 2 इधर भाग में था, उधर चला गया गुणे में, तो 2 और 90 का गुणा 180। डेल एम निकालना है तो डेल एम को इधर ही रखो, उधर 180, ये प्लस का है उधर चला जाएगा माइनस का है, डेल एम बराबर 180 माइनस है, ये आया न्यूनतम अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, यही पूछा गया था, न्यूनतम अल्पतम विचलन कोण, यही आपके पास आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भैया, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको देख सकते हो कैसे क्वेश्चन हल हुआ है। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कई सारे लोग कंफ्यूज होकर इसे छोड़ भी देते हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन में था क्या, पढ़ लो एक बार। ए प्रिज्म कोण था, पदार्थ का अपवर्तनांक इतना था, डेल एम पूछ रहा था न्यूनतम विचलन कोण। तो हम आपका जानते हो इसमें छोड़ते क्यों, सब लोग कहते हैं भैया इसमें n बराबर कॉसेक a बाई टू प्रिज्म कोण इतना दिया, इससे डेल एम कैसे निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो दिमाग लगा ले जाएगा, जिसने प्रैक्टिस की है, इसीलिए कह रहे हैं जितने क्वेश्चन होने वाले सभी महत्वपूर्ण होने वाले, किसी भी क्वेश्चन को हल करना लेना। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, n का मान रख दो, आगे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। यहाँ से आप लोग हल करोगे, आपको ये मिलेगा, और यहाँ से आपके पास a प्लस डेल एम बाई टू 90, डेल एम 180 माइनस a। सिंपल सा क्वेश्चन हल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी नोट कर लो और कमेंट करके जरूर बताना आपको मजा आ रही कि नहीं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल से इसे भी समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूर पर है। कह रहा है यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो। सिंपल सा है, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष पता है ना, दूरदृष्टि दोष पता होना चाहिए क्या होता है, उसके लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूर पर है। अब कह रहा है यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। ठीक है, तो सिंपल कहा गया है कि दूरदृष्टि दोष वाला पहले मनुष्य है, अब कहा गया निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूर पे है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का
लेंस लगाना होगा। मतलब 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वो क्या करना जाता है, वस्तु को देखना जाता है। देखो 150 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है, सबसे पहले कहा गया वो 150 सेंटीमीटर तक देख सकता है। अब वो अगर 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को देखना चाहता है तो आपको क्या मतलब कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को अगर वो देखना चाहता है तो कितनी फोकस दूरी का लेंस उपयोग में आएगा, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, इस 25 सेंटीमीटर, ये जो 25 सेंटीमीटर को देखना चाहता है तो ये आपका जो 150 सेंटीमीटर तक ये देख सकता है, और 25 सेंटीमीटर को देखना चाहता है तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर वाले को देखना चाहता है तो ये हो जाएगी यू की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 25 सेंटीमीटर को ये क्या देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर रखी हुई पुस्तक को देखना चाहता है, और 150 सेंटीमीटर तक ये देख सकता है। मतलब 150 सेंटीमीटर तक अगर आप इस 25 सेंटीमीटर वाले को अगर ऐसा लेंस लगा के इसका जो प्रतिबिंब है वो 150 सेंटीमीटर तक में बना देते हो तो उससे क्या हो जाता है, वो उसको मतलब आराम से देख सकता है। यही पूछा गया है, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगा दे कि वो इस 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को आराम से देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वाली जो वस्तु है ये आपका पुस्तक है, इसलिए ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, और 150 सेंटीमीटर तक देख सकता है ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ठीक है। आप सिंपल आपसे पूछा गया है फोकस दूरी, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित है पुस्तक, मतलब पुस्तक की दूरी आपको दी गई है, ठीक है, मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दिया क्या गया है हमें, एक दूरदृष्टि दोष, सबसे पहले लिख लो यहाँ से दूरदृष्टि दोष है, ठीक है भैया। इसके कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग आता है, उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 1.5 सेंटीमीटर दूर, मतलब सीधी सीधी ये v की वैल्यू दी गई है माइनस का 150 सेंटीमीटर। अब ये बताओ ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है लेंस की, जब दर्पण होता है तो प्लस होता है, लेंस में माइनस, ठीक है। तो v माइनस 150, और यहाँ पे यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है, मतलब ये पुस्तक की दूरी है, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, मतलब फोकस दूरी आपसे पूछी गई f, और आपसे पूछ रहा है कैसा, किस प्रकृति का लेंस लगाना होगा। तो आपको ये तो पता है दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगाना होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। तो 1/f बराबर सूत्र लगा दो, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/f निकालना है, 1/v की वैल्यू -150 माइनस 1/u की वैल्यू -25, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल 1/f बराबर -1/150, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1/25, ठीक है। एलसीएम ले लो, 1/f बराबर 150 एलसीएम आएगा, यहाँ 150 का 150 में भाग 1 बचा -1 प्लस 25 छंग 150 6 आ गया, ठीक है। एलसीएम लेना सबको आता है। 1/f बराबर 6 से 1 गया 5/150। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/f की तो निकालनी नहीं, f की निकालनी है, तो इसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। 1/f आया 5/150, उल्टा कर दोगे f बराबर कितना आ जाएगा 150/5, ठीक है। कितना आ जाएगा 150/5, 5 से काटो 5 × 15 0, f बराबर 30 सेंटीमीटर, और वैल्यू कैसे प्लस की, प्लस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है जब दूरदृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस होता है, तो इस टाइप से आगे लिख दो उत्तल लेंस, ठीक है। चाहे तो आप एक लाइन नीचे लिख सकते हो कि 30 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना होगा, दूरी का उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है, इसलिए इतनी दूरी का उत्तल लेंस लगाना होगा, ठीक है। यही आपके पास आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप से आप हल कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो दूरदृष्टि दोष था, ये याद रखना, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है। तो v की वैल्यू दी गई थी, u की वैल्यू दी गई थी, पुस्तक की दूरी दी गई थी, मतलब पुस्तक वस्तु ही तो वस्तु की दूरी 150 पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो v हो गया -150, f निकालना निकाल लो। फिर पूछा कौन सा लेंस लगेगा, तो दूरदृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो, ठीक है। तो आप देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सिंपल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है, ठीक है। अब कहा गया संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से आपको इससे सॉल्व करना है। क्या कहा गया, एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस, दो लेंस आपके पास है, एक उत्तल एक अवतल, दोनों का समायोजन किया जा रहा है। एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है।
संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल से इसे भी हल करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस। ठीक है, जिनकी आपको क्षमताएं दी गई है। उत्तल लेंस के लिए दिए गए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए आपको दिया गया क्या, उत्तल लेंस के लिए क्षमता दी गई है P1 बराबर, क्षमता को P1 से लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्षमता को P से लिखते हैं। उत्तल लेंस के लिए P1 बराबर दिया गया कितना, उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी कैसी होगी, प्लस में, इसलिए P1 की वैल्यू प्लस में रखना 10 डायोप्टर। इसके बाद अवतल लेंस के लिए दिया गया है -2 डायोप्टर। देखो इसमें दिया गया है, नहीं तो आपको याद भी रखना है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस होती है इसलिए क्षमता भी प्लस होगी, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस होती है इसलिए क्षमता भी माइनस होगी। इसमें तो माइनस में दिया भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं। P2 बराबर -2 डायोप्टर। ठीक है, 10 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी दी गई है U दिया गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो ये लेंस से, मतलब संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो लेंस, इसलिए U कितना रखना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। लेंस होने की वजह से माइनस रखा गया। ठीक है, अब कहा गया वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब हमें V का मान निकालना है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, हमें V की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो सिंपल से निकालते हैं। देखो क्या क्या दिया गया, सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए क्षमता दी गई 10 डायोप्टर, अवतल लेंस के लिए -2 डायोप्टर। अब इन दोनों लेंसों को क्या किया जाता है, कहा गया एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता इतनी इतनी है, संपर्क में दोनों लेंसों को रखा जाता है। संपर्क में इनको दोनों को रखा जाता है, इन दोनों का एक संयोजन बनाया जाता है, दोनों लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दोनों लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर से सबसे पहले आपको देखो क्षमता दोनों की दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ से संयोजन, देखो दोनों को संपर्क में रखोगे तो दोनों का संयोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अलग अलग क्षमताएं दी गई हैं, हम इनकी क्या करते हैं, संयोजन की क्षमता निकाल लेते हैं। संयोजन का मतलब जो संयोजन में दोनों लेंस रखे जाएंगे उनकी क्षमता। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं संयोजन में रखे लेंसों की क्षमता, संयोजन में रखे, ठीक है, संयोजन में रखे लेंस की क्षमता वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों को आपको जोड़ देना है सिंपल। लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगी P1 + P2। ठीक है, मतलब अलग अलग दोनों की दी गई है। आप दोनों को जब संपर्क में रखा जाता है तो उसका संयोजन बन जाएगा। एक उत्तल लेंस का एक अवतल लेंस को आप रखोगे तो उसका संयोजन बन जाएगा, तो उससे एक लेंस बनेगा। तो उससे संयोजन में रखे लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2। यहाँ से अगर P की वैल्यू निकाले तो P1 कितना है 10 डायोप्टर, माइनस P2 कितना है 2, तो 10 - 2 मिलकर कितना हो गया 8 डायोप्टर। तो ये आया संयोजन में लेंस की क्षमता। आप इसी टाइप से लेंस में जब संयोजन में होता है तब उसके लिए फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो लेंस संयोजन की फोकस दूरी या संयोजन में रखे लेंसों की फोकस दूरी, लेंस संयोजन की फोकस दूरी, लेंस संयोजन की फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसे निकलेगी, ठीक है। फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए, F बराबर 100/P। ठीक है, और F इसमें किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है। ठीक है, जब डायोप्टर में आपके दिया हो क्षमता P का मान, तो अगर फोकस दूरी निकालनी हो तो उसका सूत्र होता है F बराबर 100/P सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर 100 हो गया, बटे में P क्या है इसकी क्षमता, क्षमता कितनी 8 डायोप्टर, यहाँ से ये सेंटीमीटर में आएगा, इसका भाग दे लो सिंपल। यहाँ से अगर भाग दे कितना आएगा, 8 × 8 2 बचा, 8 दूनी 16 4 और 8 × 5 40, 12.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आ गई। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आ गई। U की वैल्यू हमें पता है, V हमें निकालना है, सिंपल निकाल लो। 1/F बराबर 1/V - 1/U लगा के सिंपल सा आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/F बराबर, ठीक है, हमें निकालना है V। F की वैल्यू कितनी आई है 12.5 और प्लस की वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ से 12.5, ठीक है, बराबर 1/V। V निकालना है -1/U। U कितना -25, तो -25 U की जगह रख दो -25। हल कर लो इसे सिंपल, 1/12.5 बराबर 1/V, माइनस माइनस मिलके प्लस 1/25। ठीक है, इस टाइप से। यहां से चाहते तो हम लोग इसको 100/8 सेंटीमीटर ही रखते। ठीक है, क्यों ऐसा करते, क्योंकि वैसे भी आगे एलसीएम लेना ही है, तो इसको इतना ही रखो। F बराबर 100/8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इतना रखो। यहाँ पे F का मान रख दो 100/8, F का मान रखोगे 100/8। ठीक है, अब ये जो सब 100/8 1 बटे में 100/8 है, क्योंकि F की वैल्यू 100/8। अब ये ऊपर जाएगा 8, जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 8/100 बन जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/100/8, 8 ऊपर चला गया तो 8/100। अब इसे हल करना है तो 1/25 इधर ले लेंगे तो 1/v बराबर 8/100 माइनस 1/25। ठीक है, 1/25 इधर आ गया तो 8/100 माइनस 1/25। एलसीएम कितना आ जाएगा 100 और 25 का 100 आ जाएगा। 100 का 100 पे भाग देंगे 1 का 8 से गुणा 8 माइनस 25 का 100 पे भाग 4 का 1 से गुणा 4। हल कर लो 1/v बराबर 8 माइनस 4 4/100। v का मान निकालोगे 100/4। ठीक है, यहां से अगर करोगे 4 का भाग गया 25, v का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से v की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब की हमें दूरी पता चल गई 25 सेंटीमीटर। आप पूछा गया था कि संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो देखो, अगर आप एक अवतल लेंस लेते हो, एक उत्तल लेंस लेते हो, अगर 1 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब दोनों लेंस जो संपर्क में रखे गए इनसे का 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो उसी लेंस से एक और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु होगी और लेंस के दूसरी ओर 25 सेंटीमीटर पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपको स्थिति लिखनी है। देखो, संपर्क में लेंस रखे होते, एक तरफ अगर वस्तु रखते हो तो दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनता है। अगर इधर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भी एक और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु होगी, दूसरे ओर 25 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब होगा। यहां से लिखना क्या है सिंपल, आपको यहां से सिंपल आपको लिख देना है अतः जो वस्तु होगी, अतः वस्तु संयुक्त लेंस से या संयोजन में रखे लेंस से, संयुक्त लेंस से एक और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तथा लेंस से दूसरी ओर, लेंस से दूसरी ओर प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये आपको लिख देना है, प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि देखो वस्तु की दूरी भी 25 सेंटीमीटर थी, इसलिए 25 सेंटीमीटर पे वो भी है, इसलिए हमने लिखा अतः वस्तु से युक्त लेंस से एक और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तथा लेंस से दूसरी ओर कौन है प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। संयुक्त लेंस के एक और वस्तु है 25 सेंटीमीटर दूरी पे और उससे एक और आपकी प्रतिबिंब है 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व है। सिंपल क्या क्या दिया गया था, दोनों लेंसों के लिए अलग अलग क्षमताएं, फिर कह रहा था संयोजन में वस्तु, मतलब संपर्क में दोनों लेंस जो रखे हैं उससे जो संयोजन बनता है उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी थी। मतलब दोनों लेंसों का संयोजन की आपको वस्तु की दूरी दी गई है -25, क्यों माइनस लिखा, लेंस की बात थी। v निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो सिंपल संयोजन में रखे लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2, P निकला, फिर संयोजन की फोकस दूरी F बराबर 100/P सेंटीमीटर, F निकला, इससे v निकाल लो, फिर लिख देना अतः जो वस्तु है संयुक्त लेंस से एक और, मतलब आपका जो लेंस होगा संयुक्त वाला या संपर्क में रखा जो लेंस होगा उसमें एक और आपकी वस्तु होती है, दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अगर एक और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 25 आई तो दूसरी ओर 25 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बनेगा। इस टाइप से आपको लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सिंपल सॉल्व है। अब आपके कुछ क्वेश्चन बचते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी वाले, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी सिंपल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, कहा गया किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कहा गया, किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्या है, आपको देखो दूरबीन कहा गया, किसी छोटी दूरबीन, दूरबीन कहो या आप दूरदर्शी कहो, बात एक ही है। ठीक है, दूरबीन को या दूरदर्शी को बात देखिए, हमने आपको पढ़ा रखा है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी और उसमें कहा भी था जितने फॉर्मूले हो सब तैयार कर लेना क्योंकि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आवर्धन क्षमता इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, इसी टाइप से और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक चीज जान लो, न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले यही किया करो, अगर किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हो तो उस चैप्टर के सबसे पहले सभी फॉर्मूले जरूर तैयार कर लो, तभी आप क्वेश्चन को हल करने बैठो। ठीक है, तो फॉर्मूले जरूर तैयार होने चाहिए। तो सिंपल है, किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी दी है, अभिदर्शक को ओ से लिखते थे हम लोग और नेत्रिका को ई से लिखते थे। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी मतलब एफ ओ का वैल्यू आपको दी गई है 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कह रहा है दूरबीन की आवर्धन क्षमता एम का मान निकालो
और अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी निकालनी, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र पता होना चाहिए, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच जो दूरी होती है उसका सूत्र पता होना चाहिए, आप तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। बस मेन फॉर्मूला है, देखो आवर्धन क्षमता m का फॉर्मूला जान लो, दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर सूत्र होता है m बराबर माइनस का FO/FE, ठीक है, ये सूत्र होता है m बराबर माइनस FO/FE। और वो तो कंडीशन बाद में बनती है, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो तब सूत्र क्या होता है, और जब आपका अनंत पे हो तब सूत्र क्या होता है, वो तो कंडीशन बात की, लेकिन इसमें ना स्पर्शदृष्टि की बात है ना अनंत की बात है, तो सिंपल आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर माइनस FO/FE, ठीक है। तो यहाँ से m हम लोग निकाल लेंगे माइनस FO की वैल्यू 144 बटे में FE की वैल्यू 6.0 या 6 सीधा सीधा, ठीक है, 6.0 को सीधा सीधा 6, ठीक है। अब भाग दे दो, आवर्धन क्षमता आ गई, m बराबर माइनस 6 का भाग दोगे, ठीक है, 6 का भाग दो, 6 कम 6 बचा 8, सॉरी 2 बार चला जाएगा ना, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 छंगे 144, ठीक है, इस टाइप से। तो m का मान माइनस का 24 आ गया, आवर्धन क्षमता निकल गई। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, मतलब सीधा सीधा आपको दूरदर्शी की लंबाई बताना है, ठीक है। क्या बताना है, दूरदर्शी या जो दूरबीन बोला गया, दूरबीन की लंबाई, ठीक है। दूरबीन में यही चीज तो होगा, अभिदर्शक और नेत्रिका, इसी की लंबाई पूछ रहा है, तो दूरदर्शी या दूरबीन की लंबाई कितनी हो जाएगी, सिंपल FO+FE, ठीक है, क्या हो जाएगी FO+FE, ठीक है। ये चीज याद रखना, दूरदर्शी पे था, दूरबीन की लंबाई कितनी हो जाती है, FO+FE, सूत्र होता है FO 144 प्लस 6 मिला के 150 सेंटीमीटर, बस सिंपल सा 150 सेंटीमीटर, आंसर यही है, बस सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व है, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं रखा, ठीक है। बस मेन इसमें क्या चीज था, मेन था फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है तभी आवर्धन क्षमता निकाल पाओगे, तभी दूरबीन की लंबाई निकाल पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन एकदम आसान था, बस मेन फॉर्मूला है। तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी जितने हैं इनके फॉर्मूले जरूर से जरूर तैयार कर लो, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लो, ठीक है। तो आप भैया बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सिंपल से सॉल्व किया जाए, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन। कहा गया फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। आप कहा गया प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता की गणना करो, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता की गणना करो, तो सिंपल सूत्र लगाओ, आपके पास आ जाएगी विक्षेपण क्षमता। सॉल्व करो। कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंग के प्रकाश हेतु, बैंगनी का दिया गया n, बैंगनी का क्या होता है v फॉर वायलेट, बैंगनी, nv दिया गया 1.632, बैंगनी के लिए अपवर्तनांक, n का मतलब अपवर्तनांक, v का मतलब वायलेट वर्णगीत, ठीक है। और आपका लाल रंग के लिए दिया गया NR, R का मतलब रेड लाल, ठीक है, कितना है 1.613। अब कहा गया प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता या विक्षेपण क्षमता, कुछ भी बोल सकते हो, वर्ण विक्षेपण क्षमता बोला जाता है, इसका पूरा नाम होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते, ओमेगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दिया गया, लाल रंग का अपवर्तनांक दिया गया, आपसे पूछ रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा का सूत्र जान लो, ओमेगा बराबर होता है NV माइनस NR बटे में NY माइनस 1, ठीक है, ये सूत्र होता है ओमेगा का, NV माइनस NR बटे में NY माइनस 1। NV क्या है, NV है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, NR है लाल रंग का अपवर्तनांक, NY होता है पीली रंग का अपवर्तनांक और -1, ठीक है, ओमेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो हमें NV पता, NR पता, लेकिन NY नहीं पता जो कि पीले रंग का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये जो पीला रंग होता है ये बैंगनी और लाल के बीच का होता है, मध्यवर्ती का होता है। तो यहाँ से अगर आप पीले रंग के लिए निकालना चाहते हो तो यहाँ से पीले रंग या जिसे मध्यवर्ती बोल सकते हो, मध्यवर्ती या बीच का, ठीक है, मध्यवर्ती कलर बोल सकते हो, ठीक है, बीच वाला कलर, मध्यवर्ती के लिए अपवर्तनांक जो NY हो जाएगा, NY का मान हो जाएगा कितना, देखो मध्यवर्ती मतलब अगर V और R के बीच में Y होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका और इसका जोड़ के अगर आधा कर दे तो हमें ये निकल आएगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा NV प्लस NR बाई 2, ठीक है, ये चीज हो जाएगा आपका पीले रंग के लिए, ठीक है, NY बराबर NV प्लस NR बाई 2। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल, ठीक है, या आप हाँ चलो निकाल लेते हैं, NY बराबर NV प्लस NR, इसकी वैल्यू 1.632 प्लस 1.613 बाई 2, हल कर लो। यहां से हल करोगे तो यहां से 3 2 5, 1 3 4, 6 6 12 की 2 1 हासिल, 1 1 2 1 3.245, ठीक है,
एन वाई बराबर 3.245/2। ठीक है, इसका भाग दे लेते, रुको यही से भाग दे के इसका काम करो। ठीक है, देखो पहले देख लो जोड़ सही ना, 3 2 5 1 3 4 6 6 12 2 1 1 1 2 1 3। ठीक है, भाग दो, एन वाई बराबर 2 का भाग 2 1 कम 2 बचा 1 2 छक्का 12 2 दून 4 2 दून 4 पंचे 10। ठीक है, इतना आएगा 1.6225। एन वाई निकल गया, अब ओमेगा निकाल लो। ओमेगा बराबर एन वी की वैल्यू 1.632 माइनस 1.613 बटे में एन वाई की वैल्यू 1.6225 माइनस 1। ठीक है, अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो देखो ओमेगा बराबर ऊपर करोगे 12 से 3 गया 9। ठीक है, 2 से 1 गया 1 और आगे 0. ठीक है, रुको दोस्त, 0.019 आएगा। ठीक है, 12 से 3 गया 9 और 2 से 1 गया 1, 6 से 6 गया 0 और 1 से 1 गया 0। ठीक है, मतलब कुछ नहीं बचा, 0.019। नीचे घटाओगे तो यहाँ पे 0.6225 इतना आएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, भाग देना है आपको, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको यहाँ से आंसर बताते कितना आएगा ओमेगा का मान। ठीक है, जब आप इसका भाग दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो भाग हमने दे रखा है तो आप लोग इसका करके देख लेना। आपको वैल्यू मिलेगी 0.0305, ये वैल्यू आएगी। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.031। ठीक है, सॉरी 0.031 कर सकते हो। या चलो इतना ही रहने दो, भाग दे लिए। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता आंसर। ठीक है, इस टाइप से वर्ण विक्षेपण क्षमता निकल गई। सिंपल क्या करना था, इसके बाद भाग देना है। आप जब हल करोगे तो ओमेगा का मान आएगा 0.0305। इस टाइप से आपकी विक्षेपण क्षमता निकली। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है किरण प्रकाश के एवं प्रकाशी केंद्र के, वो सभी कंप्लीट होते हैं। मतलब आपको इस वीडियो पे वो न्यूमेरिकल लगवाए जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इस बार आने के भी पूरी चांस है। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, न्यूमेरिकल में क्या होता है, सेम न्यूमेरिकल आपका बहुत कम चांस होगी कि पेपर में सेम उठा के दे दे, सेम नहीं देता। लेकिन आपका क्या होता है, आपका जो लगाने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है और जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यही आराम रहता है आपको कि अगर उनको हल कर लेते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सेम नहीं देगा एग्जामिनर, लेकिन उसका टाइप आपका सेम होता है। ठीक है, लगाने का तरीका, उसका जो आपका मेथड होता है वो सब कुछ सेम होता है। आपका नंबर बदल जाएगा और आपका क्वेश्चन ज्यादातर सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि आपको इस किसी भी चैप्टर के अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले जरूर से जरूर तैयार करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा यार लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चली आपकी क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, 12th केमिस्ट्री 1 शॉर्ट की मिल जाएगी, 12th फिजिक्स 1 शॉर्ट की मिल जाएगी। मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। इससे नोट करना चाहो तो कर सकते हो।